नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त 1793। अस्थाई बंदोबस्त को अगर हम दूसरे नाम में जाने तो यह है जमींदारी व्यवस्था, जिसके जनक या जिसको शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। हालांकि अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के शुरुआत में या उसे आगे लेके जाने में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ साथ जॉन शोर और आपके चार्ल्स ग्रांट, इन दोनों का योगदान भी माना जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 या जमींदारी व्यवस्था, जिसको शुरुआत करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट एवं जॉन शोर को माना जाता है। देखिए, प्रश्न है कि इस व्यवस्था की शुरुआत हुई क्यों, जमींदारी व्यवस्था। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएं तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसकी वजह से चूंकि इन दोनों युद्धों में अंग्रेज जीत गए थे, तो इस वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो संपूर्ण क्षेत्र था, उस पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद उन्होंने उस क्षेत्र की जमीनों से, उस क्षेत्र के खेती से जो है कर उगाहने के लिए उन्होंने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की थी। देखिए, हम प्राचीन काल लें चाहे मध्य काल लें, प्राचीन काल के राजा, सम्राट, मध्यकाल के बादशाहों को लें, ये सभी जो है जमीनों से अधिकांश मात्रा में कर उगाते थे और उसी वजह से, उसी की सहायता से ये अपनी सेनाएं रखते थे और जो है अपने राज्य को मजबूत करते थे। तो इस समय भी जो है कंपनी, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों युद्धों, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत चुकी थी, तो उसे भी जो है पैसे की जरूरत थी। पैसे की जरूरत इसलिए थी, हम मान सकते हैं कि उसे दो कारणों से पैसे की जरूरत थी। पहली बात की, चूंकि जब वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में काबिज हो गई, तो उसे शेष भारत पर भी कब्जा करना था, इसलिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। दूसरी बात कि वो भारतीय क्षेत्र से बहुत अधिक, बहुत प्रकार के सामान यूरोप ले जाकर उसे बेचना चाहती थी और मुनाफा कमाना चाहती थी। क्योंकि उस समय अगर हम कंपनी को देखें तो यहाँ से वह जो है आपका सूत, रेशम, नील, सोरा, मसाले, ये सभी भारतीय क्षेत्र से खरीदकर यूरोपीय बाजारों में उसे बेचना था, तो उसे पैसे की आवश्यकता थी। तो इस पूरे नजरिए को देखते हुए कंपनी जो है कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती थी कि उसे इस पूरे एरिया से नियमित कर मिले और निश्चित कर मिले। नियमित कर का मतलब लगातार उसे कर मिलता रहे और निश्चित मात्रा में मिलता रहे। तो इसीलिए अस्थाई बंदोबस्त 1793 की जो है से इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि यह टाइम पीरियड है 1793 का। और थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हुए और यहाँ पर आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, नवाब की व्यवस्था, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध जीत चुकी थी, तो स्वाभाविक बात था कि उसके पहले इस बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में नवाबों का शासन था। तो नवाब किस तरीके से कर को उगाहते थे, उनका जो हम मोटा मोटा अगर हम बात करें, उनकी जो एक जिस व्यवस्था के तहत वह किसानों से कर लेते थे, वो करते क्या थे कि अपने जमींदारों के मार्फत किसानों से कर वसूलते थे। और दूसरी बात की, ये नवाब जमींदारों के मार्फत कर वसूला करते थे। ये जमींदार, इन जमींदारों के अधीन या तो एक संपूर्ण जिला होता था या जिले का एक बहुत बड़ा भाग होता था, जिस हिस्से से इन्हें कर वसूलना था और नवाबों को देना होता था। इन जमींदारों को उन दिनों राजा कहा जाता था
ये खुद की अपनी सेना भी रखते थे। तो ये मोटा मोटा नज़रिया था कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध होने से पहले नवाब की व्यवस्था उस एरिया में कैसी थी और किस प्रकार से वह किसानों से कर वसूला करता था। तो यहाँ अगर हम एक दो बात रख लें कि जमींदारों के माध्यम से दूसरी बात कर ले हम कि उस एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जमींदार या तो एक जिले के जमींदार हो जाया करते थे या एक जिले के बहुत बड़े हिस्से से ये जो है कर वसूलते थे। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ ये थी कि प्रत्येक जिले या प्रत्येक परगना की एक निश्चित दर होती थी, उसी दर के हिसाब से किसान इन जमींदारों को टैक्स देते थे। तो हम कह सकते हैं कि परगना की प्रथागत निश्चित दरों के माध्यम से परगना की निश्चित दरों के माध्यम से, तो एक मोटा मोटा व्यवस्था था कि नवाब इन जमींदारों के माध्यम से किसानों से इस तरीके से कर वसूलते थे। यही मोटी मोटी व्यवस्था थी। अगर हम अब आ जाएं 1757 से 1771 का टाइम, जब हम ये देखते हैं कि प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, पूरे क्षेत्र में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसके बावजूद अंग्रेजों ने इस संपूर्ण व्यवस्था में बहुत अधिक फेरबदल नहीं किया था। बस वो करते क्या थे कि वो इस संपूर्ण व्यवस्था जो नवाब की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से वे अधिक से अधिक धन वसूलना चाहते थे अपने लिए। मतलब इस व्यवस्था में बहुत फेरबदल नहीं किए, बस उस व्यवस्था से वे अपने लिए धन उगाना चाहते थे। इसमें छोटा सा ये देख लें कि चूंकि ये जो कंपनी के जो अधिकारी गण होते थे, वे नवाबों पर दबाव डालते थे कि हमें इतना रुपया चाहिए, हमें इतना रुपया चाहिए। अब नवाब क्या करते थे कि जमींदारों पर दबाव डालते थे, जमींदार किसानों पर दबाव डालते थे। तो एक तरीके से 1757 से 1771 का जो समय है, कुछ यही सिस्टम था, परंतु इस पर दबाव बनने लगा और इस दबाव की वजह से 1770 तक आते आते 1769-70 तक आते आते बंगाल में जो संपूर्ण व्यवस्था थी अस्त व्यस्त होने लगी, जिसका प्रभाव एक अकाल के रूप में सामने आया, जिसकी वजह से बंगाल की 1/3 जनता अकाल की ग्रास बन गई। तो इसमें हम केवल इतना लिखेंगे कि व्यवस्था यही चलती रही, बस अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इस व्यवस्था का लाभ उठाया। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से व्यवस्था को बनाए रखा, व्यवस्था को बनाए रखा, जिसका परिणाम अकाल 1769 से 70 के बीच। तो अगर हम इस टाइम तक अगर हम देखें तो संपूर्ण बंगाल में अव्यवस्था का माहौल है, अकाल पड़ चुका है, लोग प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कंपनी कुछ अलग तरीके से कार्य करना चाहती थी, ताकि इस व्यवस्था से थोड़ी बहुत निजात भी मिल जाए और कंपनी अभी भी अपने तरीके से कार्य करती रहे। तो 1772 की फार्मिंग व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि इसे खेती व्यवस्था, फार्मिंग व्यवस्था या खेती व्यवस्था, ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें होता ये था कि जो इस क्षेत्र की जमीनें थी उसे ठेके पर उठा दिया जाता था कि कोई भी व्यक्ति आए
एक एक ज़मीन उनके लिए निर्धारित कर दी जाती थी कि इस ज़मीन का आप नीलामी में ले लीजिए और कंपनी को इतना आप कर दे, मतलब जितना वो नीलामी में बोलता था कि बोली लगती थी, और उसमें वो कोई भी व्यक्ति जितनी ऊंची बोली लगाकर उस संपूर्ण क्षेत्र से कर वसूलने का जो है हामी भरता था, वह संपूर्ण क्षेत्र जो है उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो फार्मिंग व्यवस्था 1772 की यही थी। इसमें स्वाभाविक बात था कि लोग जो है कंपनी को इससे फायदा ये हो रहा था कि लोग अधिक से अधिक बोली लगाकर जमीनें अपने पास ले लेते थे और किसानों पर अत्याचार, किसानों पर किसी भी तरीके से जो है वो, चूंकि वो बोली इतना अधिक लगा चुके थे कि इसके लिए उन्हें आवश्यक था कि वो किसानों पर अधिक से अधिक दबाव डाले, और तभी तो वो कंपनी को जो हिस्सा उन्होंने निर्धारित किया था वो कंपनी को दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो कि किसानों पर बहुत अधिक दबाव बनने लगा, और कालांतर में ये जो ठेकेदार थे इन्हें खुद लगा कि उन्होंने बोली बहुत ऊंची दर पर ले ली है, और इसकी परिणति यह हुई कि अब ये ठेकेदार जो है कंपनी के कारिंदों को, कंपनी के कर्मचारियों को घूस देने लगे कि उन्हें कम कीमत पर ही ठेका मिल जाए। अब इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक होने लगा। कंपनी के कारिंदे, कंपनी के कर्मचारी खुद अपनी बेनामी संपत्ति बनाने लगे, और दूसरी तरफ कंपनी का जो सरकारी खजाना था उसमें रुपया बहुत कम पहुंचने लगा। तो 1772 की जो फार्मिंग व्यवस्था है इसमें हम केवल यह समझें कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई। शुरुआत में यह 5 साला व्यवस्था थी कि मतलब एक बार यदि किसी को नीलामी या किसी को ठेके में जमीन दे दी गई है तो उसके पास यह 5 साल के लिए रहेगा। शुरुआत में पंचवर्षीय, लेकिन कालांतर में यह जो है 1 वर्षीय कर दिया गया। कालांतर में यह फार्मिंग व्यवस्था शुरुआत में 5 वर्षीय और कालांतर में 1 वर्षीय कर दिया गया था। हम देख रहे हैं किस प्रकार ये ठेकेदार शुरुआत में ऊंची बोली लगाकर जमीनें इन्होंने ले ली और कर कंपनी को देते थे, लेकिन तब भर भी ये किसानों से उतना कर कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना उन्होंने जो है बोली में लगाया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कारिंदों को जो है घूस देने लगे और जो है कम बोली पर ही ठेका वे लेने लगे, जिसकी परिणति सरकारी खजाने में कमी हुई। तो हम कह सकते हैं कि अगर अब हम यहाँ तक देख लें 1772 से, अब अगर हम चलें 1790 तक, 1772 से 1790 तक यही व्यवस्था रही, फार्मिंग व्यवस्था। कभी 5 वर्षीय हुई, कभी 1 वर्षीय हुई। लेकिन अभी भी क्या होता था कि जो है कंपनी को बहुत नियमित कर नहीं मिल पाता था, पूरी तरह अव्यवस्था का माहौल था। तो स्वाभाविक बात था कि अब इस स्थिति से भी निकलने की जरूरत थी। तो फिर अब अस्थाई बंदोबस्त आ जाता है 1793। देखिए, जो जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त है, इसे समझने के लिए पहले हम यह जानें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो सामाजिक, जो कृषकों की कैसी पोजीशन थी। अगर हम देखें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उस समय करीब 40 से 50 लाख किसान परिवार थे।
स्वाभाविक बात है कि कंपनी जो है एक निश्चित और एक नियमित कर की आशा करती थी। अब चूंकि उस समय इनका इस क्षेत्र पर कब्जा भी था, इस संपूर्ण क्षेत्र से जिसमें 40 से 50 लाख किसान परिवार रहते हों, खेती बाड़ी करते हों, प्रत्येक से जाकर कर वसूलना कंपनी के लिए असंभव कार्य था। और इसके लिए तो पहले ये जोड़ते कि प्रत्येक किसान परिवार की जो भूमि है उसकी पैमाइश करो, प्रत्येक के लिए निश्चित कर लगाओ, उसके बाद जब उनकी फसल हो जाए तो फिर अपने सरकारी अमलों को आप भेजिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि कंपनी के लिए असंभव था। तो इसलिए जो है ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, आपके यहाँ पर मैं वो 3 नाम लिख दे रहा हूँ कि अस्थाई बंदोबस्त को शुरू करने का श्रेय किन लोगों को जाता है। तो पहला नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा जॉन शोर और तीसरा चार्ल्स ग्रांट। कॉर्नवालिस, जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट। ये जो है इन तीनों को माना जाता है कि ये तीनों जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त को आगे बढ़ाए थे। देखिए, जमींदारी व्यवस्था यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस तक का क्षेत्र और उत्तरी मद्रास, यह संपूर्ण क्षेत्र में इस जमींदारी व्यवस्था या इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। अर्थात ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अब प्रश्न है कि यह व्यवस्था क्या है। देखिए, इसमें हम ये देखें कि मैंने ये जो आपको क्षेत्र बताया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में बनारस और आपका उत्तरी मद्रास का क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र को जो है विभिन्न बड़ी बड़ी जमींदारियों में बांट दिया गया। और मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ी जमींदारी वाला क्षेत्र है, उसमें किसी एक को पकड़ लिया गया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी एक व्यक्ति को जो है, यह मान ली कि यह व्यक्ति उस संपूर्ण एरिया से टैक्स कलेक्ट करेगा और कंपनी को पहुंचाएगा। प्रत्येक वर्ष निश्चित तारीख को और निश्चित रकम इन जमींदारों को कंपनी के खजाने में जमा करनी थी। इसे सूर्यास्त का नियम भी बोला जाता है। अर्थात प्रत्येक वर्ष आपको देना है और एक निश्चित दिन रखा जाता था कि निश्चित उस दिन सूर्य ढलने से पहले आपको सरकारी खजाने में एक निश्चित रकम, जितना जमींदारों से कहा गया है कि आपको इतना रकम सरकारी खजाने में जमा करना है। तो यह संपूर्ण व्यवस्था कुछ इस तरह जो है काम करती थी। और एक हम छोटे से इसे अगर थोड़ा व्यवहारिक रूप में समझें तो कुछ ये सिस्टम ऐसा था कि अगर एक किसान 100 रुपये का अनाज पैदा किया है तो 45 रुपया कंपनी के खाते में, 15 रुपया जमींदार के खाते में, शेष जो 40 रुपये का अनाज बचा है वही किसान के खाते में था। अर्थात कि ये जो भले से यह कर दिया गया कि कंपनी जो है कभी भी मतलब आगे आने वाले दिनों में कर नहीं बढ़ाएगी। भले से यह कर अस्थाई इसीलिए कहा गया है कि कर कंपनी नहीं बढ़ाएगी, यह अस्थाई था। लेकिन जब आप पहले ही उस कर की मात्रा को बढ़ा दिए हैं तो कर को अस्थाई या परमानेंट करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये देखिए, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताया कि जमींदार को एक निश्चित रकम, निश्चित तारीख को, निश्चित वर्ष
जमा कर देनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, ये जमींदारों को ये काम करना था, और यदि जमींदार इस कार्य को बखूबी अंजाम देता है तब वह जमींदार अपनी इस जमींदारी अधिकार को अपने बच्चों में भी, अर्थात उसके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, उस जमींदार के पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमींदारी अधिकार उन्हें मिलता जाता। वह जमींदार इस जमींदारी अधिकार को गिरवी भी रख सकता था, उसे बेच भी सकता था और उसे हस्तांतरित भी कर सकता था। तो अर्थात कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपनी को केवल निश्चित टाइम पर निश्चित रुपया चाहिए। अगर कोई जमींदार इसे कार्य कर रहा है, बखूबी अंजाम दे रहा है, तो उसे जमींदारी अधिकार मिलता रहेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो ऐसा नहीं किया, उससे जमींदारी अधिकार लेकर किसी दूसरे व्यक्ति जो यह कार्य करने के लिए तैयार है उसे दे दिया जाता था। दूसरी बात, अगर हम थोड़ी सी किसानों की बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि मात्र 40 रुपए का अनाज किसानों को मिलता था। अर्थात कि किसान आधे से ज़्यादा तो इन लोगों के पास चला गया और आधे से कम किसान के पास बचा। अगर इस अस्थाई बंदोबस्त में अगर हम बात करें तो जो एक सैद्धांतिक इसका एक जो नियम था कि उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कहा था कि जमींदार और किसान के बीच एक लिखित समझौता होगा, अर्थात उसमें जो उस कागज पर ये लिखा जाएगा कि किसान उक्त जमींदार को कितना रुपया लगान के रूप में, कर के रूप में देगा। इससे फायदा ये होता कि किसान को जब दिखेगा कि वो केवल इतने रुपए पर समझौता हुआ है, तो कालांतर में जमींदार अगर उससे अधिक टैक्स की मांग करेगा तो वो उस लिखित समझौते को दिखा सकता है कि हमारे आपके बीच तो इतनी ही बात हुई है। लेकिन ये सैद्धांतिक नियम था, इसका व्यवहार में कभी भी पालन नहीं किया गया और एक तरीके से किसान जो है वे जमींदार के दया पर ही निर्भर थे। देखिए, अगर हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दिनों इस संपूर्ण क्षेत्र में 40 से 50 लाख किसान परिवार थे और उनके सामने इस खेती को छोड़कर कोई दूसरा काम करने का उतना मौका था नहीं। तो स्वाभाविक बात था कि खेती वो तो करते ही, भले से उन्हें मुनाफा हो या ना हो। चलिए, अगर मुनाफा नहीं भी हो रहा है, कम से कम उन्हें खाने पीने को तो कुछ मिल जा रहा है। अगर वो छोड़ ही देंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी का फायदा ये जमींदार और ये ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी कि वे जो है वो जमींदार विभिन्न तरीके से जो है उससे अधिक कर की मांग करता जाता। और इसमें जो है एक ये भी था कि इस जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जितना मैंने आपको क्षेत्र बताया, जमीन का मालिक जमींदार माना जाता था, किसान नहीं। तो इसमें ये होता था कि किसान जब तक जमींदार को निश्चित रकम अदा करता था तब तक जमींदार उसे उसके खेत पर काम करने देता था। जिस दिन वह किसान उसे जितना कर अदा करना था जमींदार को, अगर वो नहीं दे पाता था तो जमींदार उसे जो है उस किसान को उसकी भूमि से हटा देता था, अलग कर देता था और इसके लिए उसे जो है कहीं किसी न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मोटा मोटा देखिए यही जमींदारी व्यवस्था थी जो इन तीनों के द्वारा शुरुआत की गई थी। और जैसे मैंने यहाँ 1790 लिखा, तो 1790 में यह व्यवस्था शुरुआत में ऐसा माना गया कि ये 10 वर्ष के लिए होगा, अर्थात 10 वर्ष तक कोई भी कर नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन 1793 तक आते आते इसे परमानेंट कर दिया गया था। तो 1790 से 1793 में ये 10 वर्षीय व्यवस्था
लेकिन 1793 से इसे परमानेंट कर दिया गया। अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या? सकारात्मक प्रभाव इस संदर्भ में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कितने फायदेमंद साबित हुए या जमींदारों के लिए कितने फायदेमंद साबित हुए। देखिए, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में बात करें तो कंपनी को एक निश्चित कर, एक निश्चित राशि मिलने लगी। उसे प्रत्येक वर्ष ये हो जाता था कि हाँ इतना रकम उससे मिलना ही मिलना है, तो इस रकम के आधार पर कंपनी आगे का बजट अपना बना देती थी कि उसे किस तरीके से युद्धों में इस पैसे को युद्ध में खर्च करना है या यहाँ से माल खरीद कर यूरोप बेचना है। उसके लिए ये रकम निश्चित हो गई। दूसरी बात कि कंपनी को, कंपनी के संदर्भ में कंपनी के संदर्भ में, कंपनी के संदर्भ में पहली बात कि इसे एक निश्चित रकम मिलना शुरू हो गई। दूसरी बात कि जमींदारों का सहयोग कंपनी को मिलने लगा। भारत में शासन करने के लिए कंपनी को जमींदारों का एक ऐसा समूह मिल गया जिसकी बदौलत कंपनी यहाँ के साधारण किसानों, यहाँ के मजदूरों, यहाँ की आम जनता पर नियंत्रण रख सकती थी। 1857 के विद्रोह में इन जमींदारों ने कंपनी का बहुत सहयोग किया था। तो एक तरीके से कंपनी के संदर्भ में इस व्यवस्था से उसे दो फायदे हुए थे। पहला निश्चित रकम और दूसरा यहाँ पर शासन करने में उसे एक मजबूत सामाजिक आधार मिल गया था। अगर हम इसके दुष्परिणाम देखें, इस व्यवस्था के दुष्परिणाम अगर हम देखें तो देखिए, पहली बात कि जमींदार किसानों से कहता था कि आपको इतनी रकम देनी है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तब पर भी इन किसानों को इतनी रकम अदा करनी पड़ती ही थी। और दूसरी बात कि मैं आपको पहले ही बताया कि यह रकम ऑलरेडी बहुत पहले ही जो है बहुत ऊंचे दर पर निर्धारित कर दी गई थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 40% हिस्सा ही किसानों के पास होता था, 60% हिस्सा कंपनी और जमींदारों के पास चला जाता था। तो इसके ये दो जो है दुष्परिणाम है, एक कि बाढ़ और सूखा की स्थिति में भी देना है, और दूसरा कि ऊंची दरें, ऊंची दरें निर्धारित कर दी गई थी। और एक बात बताइए कि अगर 40% किसानों के पास ही रहेगा तो किसान जो है उस जमीन के को विकसित करने में, उसे अधिक उपजाऊ बनाने में उसके पास राशि तो बचेगा ही नहीं, तो कहाँ से जमीन अधिक उत्पादन कर सकती है। तो फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही था, ये कंप्लीट है। धन्यवाद।